नमस्कार किसान साथियों। तो एक बार फिर से आपका अपने अन्नदाता हित चैनल पर स्वागत है। तो इस समय जो चर्चा का विषय है कि खाद की स्थिति, जो खाद का संकट चल रहा है और जो देखने को मिल रहा है, अभी तक सिर्फ ये गैस तक था, फिर पेट्रोल डीजल आपको ये वीडियो देखने को मिल रहे होंगे सोशल मीडिया के माध्यम से। तो अभी तक लोगों ने लाइन सिलेंडर के लिए लगाई है, अब डीजल पेट्रोल की तरफ बढ़ रहे हैं। और जो अगली सबसे बड़ी चुनौती देखी जा रही है वो देखी जा रही है हमारे खान भोजन पर आने वाली है। तो भोजन पर कैसे आने वाली है तो उस पर पूरा विस्तृत में चर्चा करने वाले हैं कि जो खाद का संकट है ये क्यों आ रहा है और कितने दिनों तक चलने वाला है, और अगर खाद का संकट आता है तो हम खेती कैसे करेंगे, उत्पादन को अपने कैसे बढ़ाएंगे, या हम किन फसलों का चुनाव करेंगे, ये जो हमारे बायो फर्टिलाइजर वो कौन कौन से हैं जो हमारी इन तत्वों की पूर्ति करते हैं। तो इस पूरे वीडियो में बताने वाला हूं, तो अंत तक जरूर बने रहिएगा। और अभी तक चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। तो जैसे कि अभी तो हमारा जायद का सीजन चल रहा है और आने वाले कुछ दिनों बाद हमारा खरीफ का सीजन आ जाएगा। तो जो हमारी मुख्य फसलें हैं जिस पर हम निर्भर हैं, जिनका सबसे ज्यादा उपभोग होता है, तो वो बिना फर्टिलाइजर के नहीं हो सकती। किसी भी फसल के उत्पादन के लिए हमें मुख्य रूप से तीन जो हमारे पोषक तत्व हैं, हमारा नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, जिसे हम एनपीके कहते हैं, इसके बिना हम खेती कर ही नहीं सकते। अधूरी है हमारी खेती, इसके बिना उपयोग से हम अपने खेत का उत्पादन नहीं बढ़ा सकते हैं। तो अभी जो सबसे बड़ी न्यूज निकल कर आई है वो है नाइट्रोजन। जो नाइट्रोजन का संकट आने वाला है, क्योंकि जिन देशों से हम लोग सप्लाई लेते थे, क्योंकि भारत अभी भी हम दूसरे देशों पर निर्भर है खाद की पूर्ति के लिए, क्योंकि हम जो उत्पादन करते हैं उससे ज्यादा हमारा उपभोग है, तो हमें बाहरी देशों से लेना पड़ता है। तो अभी जो नई जानकारी आई कि रसिया रूस है, उसने कहा है कि 1 महीने तक मैं कोई किसी भी तरीके की मैं सप्लाई नहीं दूंगा, क्योंकि अभी इतनी ज्यादा जरूरत हमें खुद की है, हम दूसरे देशों को सप्लाई नहीं कर सकते। इसके अलावा जो हमारे खाड़ी देश थे जो हमें सप्लाई देते थे, वहां युद्ध चल रहा है, जो ईरान और इजराइल के बीच युद्ध चल रहा है, जो हमारी खाड़ी देश है वहां से भी हमें सप्लाई नहीं आ पा रही, क्योंकि जो हमारा रास्ता है, जो समुद्री रास्ता है, वहां वो बंद कर दिया गया है। समुद्री रास्ता को बंद कर दिया गया है। आपने देखा होगा स्ट्रेट ऑफ हार्मुज, जो उस खाड़ी देश जो निकलने का रास्ता है वो पूरा बंद कर दिया है ईरान ने। ईरान वहां से किसी को भी निकलने नहीं दे रहा है। तो ऐसी स्थिति में जब हमारे देश में खाद नहीं आएगी तो हमारे किसान भाई को उत्पादन लेने में बहुत समस्या आने वाली है, क्योंकि नाइट्रोजन अभी जब वार की स्थिति नहीं थी तब हमारे देश में किसानों को लाइनों में लगना पड़ता है और तब जाकर खाद मिलती है। अब तो वार की स्थिति है, हमारे चारों तरफ पूरे देश में संकट गहरा गया है और हमें नाइट्रोजन की जरूरत पड़ेगी। तो नाइट्रोजन हमें कहां से मिलेगी? तो इसके बहुत सारे विकल्प भी है मार्केट में जो उपलब्ध हैं, हमें उनकी तरफ बढ़ना पड़ेगा। ये जो हम पुरानी खेती करते थे पहले के जमाने में, तो नाइट्रोजन नहीं था, तो ये सब चीजों को अपनाना पड़ेगा। इससे पहले भी हमने ऐसे संकट पे हम लोगों ने कदम उठाया और अच्छा उत्पादन लिया है। कोविड आया था, कोविड के दौरान भी हमें सब कुछ झेलना पड़ा था। लेकिन अब ये है कि जो स्थिति है ये बन गई है, क्योंकि जब रसिया है उसने मना कर दिया है, खाड़ी देशों में युद्ध चल रहा है, समुद्री रास्ता बंद कर दिया गया है। साथ साथ जो इनका उत्पादन है, उत्पादन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है जो हमें नेचुरल गैस की हम बात कर रहे हैं, एलएनजी और पीएनजी। जब कुछ भी नहीं आ रहा तो बनेगा कैसे? उसके बाद अमोनिया गैस, जब अमोनिया की भी सप्लाई नहीं आ पा रही है तो हम बना कैसे पाएंगे? क्योंकि इन दोनों के बिना तो हम नाइट्रोजन का निर्माण कर ही नहीं सकते हैं, और नाइट्रोजन तो है ही है। तो अब इन तीनों की जरूरत पड़ेगी, चाहे हमारा नाइट्रोजन का प्रोडक्शन हो या डीएपी का प्रोडक्शन हमें करना हो। तो दोनों खादों में बहुत ज्यादा किल्लत रहने वाली है। या आने वाले समय में इसका सीधा असर दिखाई देगा, या अब इसके असर कैसे दिखाई देंगे? या तो ब्लैक मार्केट होने लगेगा, लोग चुपके से चोरी से बेचने लगेंगे जैसे भी सिलेंडर की स्थिति चल रही है, या तो फिर ये आपको लंबी लंबी आपको लाइन लगानी पड़ेगी, स्टॉक अवेलेबल नहीं है, तो किसान भाई बहुत ज्यादा दिक्कतें आने वाली हैं। तो इन सब के लिए जो हम समाधान है उसको अगर देखें तो या तो हम इस समय दलहनी फसलें, जो हम बात करते हैं दलहनी फसलों की, तो दलहनी फसलों का अगर हम चुनाव करें, क्योंकि अभी जो हमारा सीजन है वो जायद का है, इस सीजन में भी हम उड़द मूंग जैसी फसलों को ले सकते हैं और खरीफ में भी ले सकते हैं उड़द मूंग अरहर। तो जो भी दलहनी फसलें आती हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन का खुद ही निर्माण करती हैं, क्योंकि इनकी जड़ों में गांठें होती हैं, वहां पे बैक्टीरिया पाया जाता है, तो वो खुद नाइट्रोजन का निर्माण कर लेती है। तो हमारी फसलों की जो रिक्वायरमेंट है बहुत कम होती है। तो कम लागत में, क्योंकि पैसे का भाव है, बिजनेसेस ठप हो रहे हैं, क्योंकि जब सारा व्यापार ही बंद हो रहा है तो उस समय जो फाइनेंशियल स्थिति है वो बहुत गंभीर हो रही है। तो कम लागत में आप अधिक मुनाफा जो ले सकते हैं वो दलहनी फसलें, इनके माध्यम से आप ले सकते हैं। यदि आपने कहीं ऐसी फसलों का चुनाव कर लिया जिनके
रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है उर्वरकों की और हम वो पूर्ति नहीं कर पाए तो हमारा उत्पादन भी गिर जाएगा। तो कम लागत लगाकर अगर अधिक उत्पादन हमें लेना है तो हमें फसलों का चुनाव बहुत सही तरीके से करना पड़ेगा और अपनी प्लानिंग करनी पड़ेगी। और मार्केट में जो हमारे बायो फर्टिलाइजर वो उपलब्ध होते हैं जो इनकी पूर्ति करते हैं। तो नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए नाइट्रोजन जो उर्वरक है इसकी पूर्ति करने के लिए मार्केट में 3 तरह के हमारे बायो फर्टिलाइजर मतलब जैव उर्वरक ये उपलब्ध रहते हैं जिनका हम अपने खेतों में उपयोग कर सकते हैं। लेकिन अभी तक क्या था, हम खाद के रूप में यूरिया को लाते थे और उसे छिड़काव कर देते थे। ऐसा नहीं होता, ये कल्चर होता है, डिब्बे में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। तो आपको इसको खेतों में पानी के माध्यम से खेत में डालना होता है या आप स्प्रे के माध्यम से दे सकते हैं। तो जब इनको देते हैं तो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, नाइट्रोजन का निर्माण करते हैं, तो हमारे पौधों को नाइट्रोजन मिल जाता है। तो ये बायो फर्टिलाइजर, इससे हमारी खेती को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं है। ये हर तरीके से सेफ होता है हमारे वातावरण के लिए, हमारे मिट्टी के लिए, हमारे पानी के लिए। तो अभी तक बहुत सारी जो गवर्नमेंट्स है बराबर प्रमोट करती रहती है कि आप बायो फर्टिलाइजर का यूज करें, लेकिन जब मार्केट में हमें यूरिया मिल रही होती है तो किसान भाई को सस्ती पड़ती है, उसके रिजल्ट अच्छे दिखाई देते हैं तो आप उस तरफ बढ़ जाते हैं। लेकिन ऐसी संकट की स्थिति में मार्केट में हमारे बायो फर्टिलाइजर जो उपलब्ध है, आप थोड़ा थोड़ा करके चीजों को अपनी खेती के अनुसार थोड़ा सा अगर इकट्ठा कर सकते हैं, अपने घरों में रख सकते हैं तो थोड़ा थोड़ा रख लीजिए ताकि आपको आने वाले समय में खेती में दिक्कत ना आए। तो किसान भाई जो दलहनी खेती करने वाले हैं उनके लिए जो राइजोबियम है ये मार्केट में आपको आसानी से मिल जाता है। राइजोबियम कल्चर आता है, आप इसको उपयोग करके जो हमारी नाइट्रोजन की जरूरत है तो दलहनी फसलों में हम यूज करते हैं राइजोबियम कल्चर। तो ये हो गया आपको उसके लिए। आप धान गेहूं मक्का जैसी फसलों लेते हैं तो उसके लिए आता है हमारा एजोस्पाइरिलम। एजोस्पाइरिलम ये हमारे जो धान गेहूं मक्का है उनमें हम यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए होता है ये कल्चर, पूरा मिक्स करके कल्चर भी मार्केट में मिल जाता है। और अगला है एजोटोबैक्टर। एजोटोबैक्टर नॉन लेग्यूम के लिए होता है, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। तो 3 जो हमारे जैविक फर्टिलाइजर है, ये जैविक उर्वरक बायो फर्टिलाइजर इन्हें कहते हैं। तो ये तीनों हमारे दलहनी फसलें के लिए जो राइजोबियम होता है ये मेन होता है। इसके अलावा आप धान गेहूं मक्का में एजोस्पाइरिलम और एजोबैक्टर नॉन गेहूं के लिए होता है। तो आप इनका उपयोग करके जो नाइट्रोजन की पूर्ति है वो कर सकते हैं। जब ये हमारे खेत में जाते हैं तो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, नाइट्रोजन का निर्माण करते हैं और हमारे पौधों को देते हैं। फास्फोरस के लिए जो डीएपी है, डीएपी जनाब ऐसा कौन सा हमारा फर्टिलाइजर बायो फर्टिलाइजर मार्केट में उपलब्ध होता है जिन्हें हम डालकर अपनी जरूरत को पूरा कर सकते हैं। तो वो होता है हमारा पीएसबी फास्फेट सोल्युबल बैक्टीरिया। ये क्या काम करता है, जो हमारे खेत में डीएपी पड़ा रहता है, जो हमारे खेत में फास्फोरस है उसको घुलनशील बनाकर ये पौधों को दे देता है। तो जो फास्फोरस की कमी है उसकी पूर्ति हो जाती है। तो जैसे हम कहते हैं कि फास्फोरस हमारा धीरे धीरे घुलने वाला उर्वरक है, बहुत ही धीरे धीरे घुलता है। तो हमारे खेतों में हम हर सीजन में डालते हैं। तो ऐसा जो पुराने जो रिकॉर्ड है, सैंपल है, वो बताते हैं कि हमारे खेतों में जो फास्फोरस है बहुत बड़ी मात्रा में हमारी मिट्टी में पड़ा हुआ है। तो यदि हम पीएसबी का उपयोग करें तो वो फास्फोरस जो बैक्टीरिया है घोल कर पौधों को देंगे। तो इससे हमारी पौधे की जो खाद की जो जरूरत है वो पूरी हो सकती है। तो आप लोग पीएसबी का मार्केट में उपयोग करें, आपको आसानी से मिल जाता है। इसका भी कल्चर मिल जाता है, आपको क्रेटको कंपनी में मिल जाएगा, इफको का भी मिल जाएगा, ये कंपनियां भी बना कर देती हैं। तो आप जितने भी आपकी फर्टिलाइजर कंपनी सारी एक कल्चर्स बना कर देती हैं, आप वहां से इनको मार्केट से भी आसानी से ले सकते हैं, स्टोर से भी ले सकते हैं। तो आप जब पीएसबी का उपयोग करेंगे तो आपको ये फास्फोरस की जो कमी है उससे आपको निजात मिलेगी। तो जो मेन है वो आपका एनपीके है। तो एनपीके में जो नाइट्रोजन है उसके लिए बायो फर्टिलाइजर कौन कौन से आते हैं और फास्फोरस के लिए क्या मार्केट में हमारे पास बायो फर्टिलाइजर उपयोग उपलब्ध है उसकी मैंने आपको जानकारी दे दी है। पोटास के भी कोई खास ऐसी कोई किल्लत नहीं है, तो आपको पोटास जो है वो तो मिल जाएगा बहुत ही आसानी से। अब बात करते हैं कि ये जो 3 तत्व हैं इसके बिना खेती क्यों नहीं हो सकती है, कि तीनों का इंपॉर्टेंस है, इसके बिना खेती हो नहीं सकती। ये हमारे मेजर एलिमेंट है और सबसे बड़ी जो समस्या आ गई वो यहीं पर आ गई है। मतलब मुख्य पोषक तत्व है 3 तत्व। इसके बाद हमारे टोटल 17 होते हैं, उन 17 में अलग अलग होते हैं। हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, उनकी भी जरूरत पड़ती है, हमें सेकेंडरी हैं उनकी भी जरूरत पड़ती है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। तो अभी जो एक न्यूज आई है सल्फर में बहुत दिक्कत आने वाली, खाड़ी देशों से आता था तो सल्फर में भी समस्या रहने वाली है। तो आप अपनी जरूरत के हिसाब से भी मार्केट में मिल रहा है, थोड़े बहुत रेटों में उछाल आया है, आप लोग लेकर रख सकते हैं और आपको उससे बच सकते हैं। तो नाइट्रोजन के बिना जो हमारे पौधे की ग्रोथ है
वो पूरा किस पे डिपेंड होता है, नाइट्रोजन पे होता है। जो पौधे की हमारी ग्रोथ ऊपर की तरफ बढ़ता है, आप कहते हैं पूरा पौधा हरा दिख रहा है, पत्तियों में निर्माण अच्छा हो रहा है, उसमें ऑक्सीजन का निर्माण होता है और पौधा हमारा ऊपर की तरफ चलता है। उसकी तने की लंबाई हो, पत्ती हो, उसमें बहुत ज्यादा इसका होता है। दूसरा है फास्फोरस। फास्फोरस हमारे जड़ों का निर्माण करता है। तो जब बीज से जड़ें अच्छी होंगी, जब आधार अच्छा होगा, तभी उत्पादन अच्छा होगा। और तीसरा हमारा पोटास। ये पौधों में रोग रोधी क्षमता लाता है, जिससे उसमें किसी तरह की बीमारी से लड़ने की क्षमता आ जाती है, तो बीमारियां कम लगती हैं। तो इन 3 तत्वों के बिना खेती हो पाना बहुत ही असंभव होता है। तो मैंने इसकी जगह पे आपको बायो फर्टिलाइजर के बारे में बताया, आप उनका उपयोग कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जो हम पहले से अपना रहे हैं, वर्मी कंपोस्ट, ये हम लोग गांव में गड्ढे बनाकर तैयार करते हैं, तो आप वर्मी कंपोस्ट हो गई, खाद हो गई, जो हम लोग इकट्ठा करते हैं, कंपोस्ट है, तो इस तरह की चीजें जो हम पहले से भी यूज करते चले आ रहे हैं, उनका भी उपयोग करें। और अभी जैसे गर्मी का सीजन है, बहुत सारे खाली खेत पड़े रह जाते हैं, तो उसमें अगर हम जो हमारे ढैंचा की जो हमारी हरी खाद है ढैंचा, अगर इसको हम उत्पादन करके अपने खेत में पलट देते हैं, तो जो हमारी अगली फसल जो खरीफ की आने वाली है, उसमें जो हमें नाइट्रोजन की जरूरत है वो बहुत कम पड़ेगी, और हमारी जो उत्पादन उसमें किसी तरह कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, चाहे भले ही आपको यूरिया मिले या ना मिले। तो ये बेसिक चीजें अगर हम इनका तैयारी कर लेते हैं, पहले से कुछ प्लान करके चलते हैं, तो हमें इन चीजों से मुक्ति जरूर मिलेगी, और जो हमारा उत्पादन है प्रभावित नहीं होगा। क्योंकि ये संकट है, कितने दिन चलेगा अभी किसी को इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। तो इसीलिए प्लान करना बहुत जरूरी है, तभी हम कुछ अच्छा कर पाएंगे। तो दोस्तों, संकट की स्थिति बनी हुई है, कब तक चलेगी इसका किसी को कोई अभी आइडिया नहीं है। कब रास्ते हमारे समुद्री रास्ते खुलेंगे, और जो नाइट्रोजन के निर्माण के लिए जिन चीजों की जरूरत है वो भी हम बाहरी देशों से सप्लाई लेते हैं, बाकी जितना हमारे पास है उतने से पूर्ति हो नहीं पा रही है। तो संकट एक धीरे धीरे गहरा होता चला जा रहा है। तो ये पूरे देश पूरी दुनिया में संकट बना हुआ है। तो इजराइल और जो ईरान का युद्ध चल रहा है, अब इसमें देखते हैं आगे क्या अपडेट्स आते हैं, तो मैं आपको बताता रहूंगा। लेकिन अभी के लिए हमें ये प्लानिंग करनी पड़ेगी कि किस हिसाब से हमें कौन सी फसलों का चयन करना चाहिए, कौन से बायो फर्टिलाइजर मार्केट में उपलब्ध है उनको हमें ले लेना चाहिए, या जो अगर यूरिया डीएपी कहीं आपको मिल पा रही है तो थोड़ा बहुत अपने लिए स्टॉक कर लें अपने आने वाली जो सब सीजन की खेती है। और ऐसी जानकारी के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। और फिर मिलूंगा मैं आपसे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। अगर सभी किसान भाई को राम राम, धन्यवाद।